जरा सोचिए, एक बहुत ही आम सी स्थिति है। कोई किसी भीड़ भरी दुकान में चल रहा है और अचानक कोई दूसरा इंसान आकर उससे टकरा जाता है। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। बिल्कुल। और गलती पूरी तरह से उस दूसरे इंसान की है। मतलब वो फोन में देखते हुए चल रहा था, लेकिन टकराने वाले के बजाय जिसके पैर पे चोट लगी है वो ही अचानक बोल पड़ता है, ओ आई एम सॉरी। अरे हाँ, ये तो बहुत लोगों की आदत होती है ना? या फिर मान लीजिए ऑफिस में किसी से काम का एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछना है और हम ईमेल की शुरुआत करते हैं सॉरी टू बॉदर यू लिखकर। मतलब परेशान करने के लिए माफी। बिल्कुल वही। अब देखिए, बाहर से देखने पर तो ये लगता है कि इंसान बहुत ही शिष्ट और विनम्र है, बहुत अच्छे संस्कार हैं। हाँ, समाज तो इसे एक बहुत अच्छा गुण ही मानता है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हमारे पास मनोवैज्ञानिक शोध और आर्टिकल्स का एक ऐसा स्टैक है जो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। और सच कहूं तो ये नोट्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। आज हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर क्यों कुछ लोग ऐसी चीजों के लिए माफी मांगते हैं जो उनकी गलती होती ही नहीं। बिल्कुल। और इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये कोई साधारण शर्मीलापन नहीं है। हाँ, मतलब ये कोई शिष्टाचार भी नहीं है। नोट्स के हिसाब से ये आत्मरक्षा यानी खुद को बचाने की एक बहुत गहरी और थोड़ी डरावनी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। सही कहा। तो चलिए इस अत्यधिक माफी मांगने के मनोविज्ञान के हर एक पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस विषय के मूल में जब हम जाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग नजर आती है। जब हम किसी को दिन में 20 बार सॉरी बोलते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है वो इंसान बहुत नाइस है। लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो हमारा दिमाग इस सॉरी शब्द का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहा होता है। ढाल की तरह? मतलब खुद को बचाने के लिए? जी बिल्कुल। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, सामाजिक दबाव को कम करने और किसी भी संभावित खतरे को टालने का एक तरीका। तो मतलब इंसान अनजाने में ही अपनी गलती मान लेता है ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके, भले ही तर्क के हिसाब से उसने कुछ गलत न किया हो। बिल्कुल। ये हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। जिसे हम शिष्टाचार समझ रहे थे वो असल में दिमाग का पैनिक बटन है। वाओ, ये तो बहुत अजीब बात है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एक साधारण सी ऑफिस ईमेल या किसी से टकरा जाने पर दिमाग को इतना बड़ा खतरा क्यों महसूस होता है कि उसे तुरंत इस सॉरी वाले हथियार को निकालना पड़े? देखिए, इसका जवाब इन स्रोतों में दिए गए एक खास शब्द में छिपा है और वो शब्द है फोन रिस्पॉन्स। हाँ, मैंने भी नोट्स में फोन रिस्पॉन्स कई बार पढ़ा। ये फोन आखिर होता क्या है और दिमाग में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मानव विकास और खतरे के प्रति जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें देखना होगा। जब दिमाग को तनाव या टकराव का अंदेशा होता है तो हमारा अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। अमिगडाला मतलब हमारे दिमाग का वो अलार्म सिस्टम है ना। एकदम सही। अब आमतौर पर हम फाइट या फ्लाइट के बारे में सुनते हैं, मतलब या तो लड़ो या भाग जाओ। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। एक तीसरी प्रतिक्रिया भी होती है, फ्रीज होना यानी सुन्न पड़ जाना। लेकिन ये जो चौथी प्रतिक्रिया है ना, इसे फोन कहते हैं। अच्छा, तो ये चौथी प्रतिक्रिया है, इसमें क्या होता है? फोन रिस्पॉन्स का मतलब है कि खतरे को टालने के लिए सामने वाले को खुश करने की कोशिश करना, एक तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर देना। तो जब दिमाग ये कैलकुलेट करता है कि लड़ने में बहुत रिस्क है और भागना मुमकिन नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा नाइस बनने का फैसला करता है। बिल्कुल। वो सारी गलती अपने सिर ले लेता है ताकि सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाए। ये सीधे तौर पर रिजेक्शन या अस्वीकृति के डर से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कुछ वैसा ही हुआ ना जैसे कोई समाज में माफी का एक भावनात्मक कवच पहनकर चल रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। अगर कोई पहले से ही अपनी गलती मान ले, खुद को एकदम छोटा दिखा दे, तो सामने वाले के पास उस पर वार करने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। सही बात है। वो इंसान उस कवच के पीछे छिपकर बस ये पक्का कर रहा है कि कोई उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक थोड़े से चिड़चिड़े बॉस को या किसी अजनबी को एक साक्षात शेर की तरह देख रहा है जो जानलेवा हो सकता है? अगर जैविक नजरिए से देखें तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दिमाग का वो अलार्म सिस्टम आज भी आदि मानव वाले नियमों पर ही चल रहा है। आदि मानव वाले नियम मतलब जब हम कबीलों में रहते थे? हाँ, उस समय अगर किसी को कबीले से निकाल दिया जाता था यानी सामाजिक अस्वीकृति मिलती थी तो उसका मतलब सीधे तौर पर मौत होता था। अकेले जिंदा रहना तब नामुमकिन था।
अरे बाप रे, तो वो डर आज तक हमारे अंदर बसा हुआ है। बिल्कुल। आज के जमाने में अगर कोई नाराज हो जाए तो जान नहीं जाने वाली, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा अमिग्डाला सामाजिक अस्वीकृति और शारीरिक खतरे के बीच फर्क नहीं कर पाता। वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और जब उसे लगता है कि कोई बहस होने वाली है तो वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी तार्किक सोच का केंद्र है। जी, इसीलिए इंसान सोच समझकर सॉरी नहीं बोलता, बस उसका मुंह अपने आप ये शब्द निकाल देता है ताकि वो उस खतरे को तुरंत टाल सके। ये तो सच में बहुत थका देने वाली स्थिति लग रही है। इंसान अपने ही वजूद को लगातार दांव पर लगा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि दूसरा व्यक्ति सहज महसूस करे। हाँ, ये मानसिक रूप से बहुत थकावट भरा होता है। लेकिन मुझे एक बात सोचकर अचरज हो रहा है, अगर ये फॉन रिस्पॉन्स दिमाग की एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल तकनीक है तो दिमाग ने इसे पहली बार सीखा कहाँ से? बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि कोई भी बच्चा इस डर या इस आदत के साथ पैदा तो नहीं होता, है ना? हमारे स्रोतों में इसके लिए बचपन की जड़ों का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। बिल्कुल, और ये मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक है। जो इंसान बात बात पर माफी मांगता है, उसका यह व्यवहार अक्सर उसके बचपन के माहौल से ही बनता है। अच्छा, तो क्या ये पेरेंटिंग से जुड़ा है? हाँ, नोट स्पष्ट बताते हैं कि ये आदत उन परिवारों में सबसे ज्यादा पनपती है जहां माहौल बहुत ज्यादा आलोचनात्मक या अस्थिर रहा हो। मतलब जहां बच्चों को बात बात पर टोका जाता हो। उससे भी थोड़ा आगे, विशेष रूप से उन घरों में जहां किसी एक बच्चे को अनजाने में बलि का बकरा यानी स्केपगोट बना दिया जाता है। अब बलि का बकरा बनना, ये तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत भयानक अनुभव होगा। बहुत भयानक। जब भी परिवार में कोई तनाव होता है या माता पिता के बीच झगड़ा होता है तो उसका सारा दोष सीधे या घुमा फिराकर उस बच्चे पर मढ़ दिया जाता है। तो वो बच्चा उस तनावपूर्ण माहौल में क्या सीखता है? क्या उसे लगने लगता है कि उसके अपने विचार या उसकी सच्चाई कोई मायने नहीं रखती? बिल्कुल वही होता है। मान लीजिए घर में तनाव है और माता पिता का मूड खराब है। अब अगर वो बच्चा अपनी कोई जरूरत बताता है या विरोध करता है तो उसे डांट पड़ती होगी। हाँ, उसे महसूस कराया जाता है कि वो माहौल खराब कर रहा है। ऐसे में बच्चे का दिमाग एक बहुत तेज कैलकुलेशन करता है। वो कैलकुलेशन क्या है? वो देखता है कि जब वो अपनी बात पर अड़ता है तो तनाव और बढ़ जाता है, लेकिन जब वो बिना गलती के भी कह देता है कि मेरी गलती थी या सॉरी, तो घर का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। एकदम सही। शांति बनाए रखने और संघर्ष को टालने का सबसे असरदार तरीका उस बच्चे के लिए माफी मांगना बन जाता है। तो मतलब उसे ये लगने लगता है कि शायद वो सच में एक बोझ है और उसे अपनी जगह मांगने का कोई हक ही नहीं है। हाँ, और यही अचेतन विश्वास उसके अंदर बैठ जाता है। ये सुनकर तो बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक वयस्क इंसान का दिमाग आज भी उसी पुराने और नुकसानदायक सॉफ्टवेयर पर चल रहा है? बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर कभी अपडेट ही नहीं हुआ। मतलब बच्चा तो अब बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी यही मानकर चल रहा है कि अगर कोई समस्या है तो पक्का मेरी ही गलती होगी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर तो नया आ गया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी वही पुराना और डरा हुआ है। ये तुलना तो स्थिति को एकदम साफ कर देती है। बचपन में जो सर्वाइवल की रणनीति उस बच्चे को बचाने के लिए जरूरी थी, आज वही रणनीति उस बड़े हो चुके इंसान के आत्मविश्वास को खोखला कर रही है। सही बात है। जब ये इंसान दुनिया में जाता है तो वो हर नए व्यक्ति को, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो या बॉस, उन्हें उसी पुराने खतरे की तरह देखता है। और उसका दिमाग उसे लगातार सिग्नल देता है कि अपना वजूद बहुत छोटा रखो ताकि कोई तुम्हें निशाना ना बनाए। ये जानकारी दिल तोड़ने वाली तो है, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट भी करती है। हाँ, इससे पूरा नजरिया बदल जाता है। अब मुझे ये समझने की उत्सुकता हो रही है कि ये जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो आज के समय में, मतलब रोजमर्रा की सामान्य स्थितियों में काम कैसे करता है? आप किस तरह की स्थितियों की बात कर रही हैं? जैसे मान लीजिए मंगलवार की सुबह कोई अपने ऑफिस में काम कर रहा है, तब उसके दिमाग में ये सब कैसे प्रोसेस हो रहा होता है? इसके लिए स्रोतों में एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट का जिक्र है। अत्यधिक माफी मांगने वाले लोगों को हाई सेल्फ मॉनिटर्स कहा जाता है। हाई सेल्फ मॉनिटर्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये लोग अपने आसपास के माहौल, लोगों के हाव भाव और उनके मूड के प्रति जरूरत से ज्यादा जागरूक होते हैं। अच्छा, मतलब इनका नर्वस सिस्टम हमेशा चौकन्ना रहता है। बिल्कुल। आम लोग बातचीत में छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक हाई सेल्फ मॉनिटर इंसान किसी की आवाज के लहजे में आए एक बहुत ही हल्के से बदलाव को भी तुरंत पकड़ लेता है।
अगर मैं इसे थोड़ा और इमेजिन करूं तो ये एक ऐसे अति संवेदनशील रडार सिस्टम की तरह है जो कभी बंद ही नहीं होता। बहुत खूब कहा, हमेशा चालू रहने वाला रडार। वो रडार लगातार घूम रहा है। क्या किसी ने कुछ अलग तरीके से देखा? क्या बॉस ने गुड मॉर्निंग का जवाब देने में 2 सेकंड ज्यादा लगा दिए? हाँ, या फिर मैसेज के आखिर में फुल स्टॉप लगा था जो आमतौर पर नहीं होता। अरे हाँ, और जैसे ही इस रडार पर कोई छोटी सी भी हलचल दिखती है, ये उसे एक बड़े खतरे की तरह रजिस्टर कर लेता है। और यहीं से असली थकान शुरू होती है। जब रडार पर कुछ अजीब दिखता है तो इंसान का दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है। मतलब वो एक ही बात को बार बार सोचने लगता है। जी, इसे मनोविज्ञान में रुमिनेशन कहते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मेरी बात से बुरा मान गया? इस अनिश्चितता का तनाव तो बहुत ज्यादा होता होगा। इतना ज्यादा कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसे इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का संक्रमण भी कहा गया है नोट्स में। भावनाओं का संक्रमण मतलब दूसरों की भावनाओं को सोख लेना। बिल्कुल, ये लोग दूसरों की नेगेटिव भावनाओं को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। तो क्या ये जो सॉरी बोला जाता है वो असल में उस अनिश्चितता को तुरंत खत्म करने और सामने वाले की भावनाओं को फिक्स करने की कोशिश है? 100%। जब कोई हाई सेल्फ मॉनिटर देखता है कि सामने वाला थोड़ा भी परेशान है तो उसे लगता है कि इसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। मतलब माफी मांगकर वो स्थिति पर वापस कंट्रोल पाना चाहते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि एक सॉरी बोलकर वो दूसरे इंसान का मूड ठीक कर देंगे और जब सामने वाले का मूड ठीक होगा तो उनका अपना तनाव भी कम हो जाएगा। तो ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन हुआ ना? बिल्कुल सही। लेकिन ये अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जरिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, अगर सॉरी एक इमरजेंसी ब्रेक है और हम हर छोटी बात पर उस ब्रेक को खींच रहे हैं तो हमारी अपनी गाड़ी का क्या होगा? मतलब हमारी अपने वजूद का। हाँ, उस ब्रेक को बार बार खींचने से इंसान की अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का मतलब उसकी बाउंड्रीज का क्या होता है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे गंभीर हिस्सा है। जब कोई हर छोटी बात के लिए माफी मांगता है तो वो सिर्फ विनम्र नहीं बन रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं को बहुत कमजोर कर रहा होता है। स्रोतों में अत्यधिक माफी मांगने और बेवजह हर चीज का स्पष्टीकरण देने को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया गया है। अच्छा, ओवर अपोलोजाइजिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग दोनों एक समान कैसे काम करते हैं? दोनों ही स्थितियां आपकी सीमाओं को धुंधला करती हैं। मतलब अगर कोई किसी काम को मना कर रहा है और साथ में कारण भी बता रहा है तो वो माफी मांगने जैसा कैसे हुआ? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि सरल और स्पष्ट वाक्य सीमाओं को मजबूत बनाते हैं। जैसे अगर कोई कहे मैं ये प्रोजेक्ट शुक्रवार तक नहीं कर पाऊंगा, ये एक स्पष्ट सीमा है। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, बस एक फैक्ट है। हाँ, ये तो काफी सीधा और नॉर्मल लग रहा है। लेकिन सोचिए अगर वो कहे मुझे बहुत बहुत खेद है, मुझे पता है आपको मेरी जरूरत थी और मैं सच में करना चाहता था क्योंकि आप पर बहुत दबाव है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये तो बहुत लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण हो गया। बिल्कुल, और यहाँ उस इंसान ने अपनी ही खींची गई सीमा को कमजोर कर दिया है। मतलब वो सामने वाले को ये अधिकार दे रहा है कि वो तय करे कि ये मना करना सही था या गलत। एकदम सही पकड़े हैं आप। जब हर काम के लिए एक सॉरी लगाया जाता है या लंबी चौड़ी सफाई दी जाती है तो ये दिखाता है कि इंसान को अपनी ही जगह और अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं है। ये एक बहुत ही तीखा विचार है। दूसरों की भावनाओं को सुरक्षित रखने के चक्कर में कोई इंसान अनजाने में ही अपनी खुद की प्रेजेंस को मिटा रहा है। हाँ, वो खुद को अदृश्य कर रहा है। क्या हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारी अपनी जगह कोई मायने नहीं रखती? जब हम बेवजह माफी मांगते हैं तो क्या हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान एक थाली में सजाकर सामने वाले को सौंप रहे हैं? गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो हाँ, लगातार माफी मांगना दुनिया को ये साफ संदेश देता है कि इंसान अपनी जरूरतों को दूसरों से कमतर आंकता है। ये तो एक तरह का आत्मसमर्पण ही हुआ ना? बिल्कुल, इंसान खुद को एक ऑप्शन या एक बोझ की तरह पेश कर रहा है, एक समान अधिकार वाले इंसान के रूप में नहीं। और मुझे लगता है कि जब लोग ऐसा करते हैं तो आसपास के लोग अनजाने में ही उन्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान तो वैसे भी कभी अपने लिए खड़ा नहीं होगा। ये पूरी प्रक्रिया, वो बचपन का बोझ, वो अति संवेदनशील रडार और लगातार अपनी सीमाओं को गिराना, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही थका देने वाली जिंदगी है। सुनने में ऐसा लगता जरूर है, लेकिन जैसा कि इन शोध पत्रों के अंत में बताया गया है, इस कहानी का अंत निराशाजनक बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण है?
बहुत बड़ी उम्मीद है। इस चर्चा का सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि ये लगातार माफी मांगने की आदत कोई स्थायी चरित्र नहीं है। मतलब ये इंसान के डीएनए में नहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक सीखा हुआ पैटर्न है। और मनोविज्ञान का ये बुनियादी नियम है कि जो पैटर्न सीखा जा सकता है उसे भुलाया और बदला भी जा सकता है। एकदम सही, उसे सचेत होकर पूरी तरह से अनलर्न किया जा सकता है। और उस बदलाव की पहली सीढ़ी शायद जागरूकता ही है ना, जो हमने आज इस चर्चा में हासिल करने की कोशिश की है। हाँ, जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। जब तक कोई इंसान अपने इस ऑटोमेटिक पैटर्न को पहचानेगा नहीं, वो इसे बदल कैसे सकता है? बिल्कुल। तो अगली बार जब मुंह से बेवजह सॉरी निकलने वाला हो तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। और खुद से पूछना होगा कि क्या सच में कोई गलती हुई है या केवल सामने वाले के संभावित गुस्से से खुद को बचाने के लिए उस फोन रिस्पॉन्स का सहारा लिया जा रहा है। और जब ये समझ आ जाता है कि दूसरों की भावनाएं उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तब जाकर इंसान अपनी मानसिक शांति को चुनना शुरू करता है। सही कहा। और ये एहसास अपने आप में बहुत सुकून देने वाला है कि किसी को भी दुनिया के हर इंसान के मूड को ठीक करने का ठेका नहीं लेना है। सच में आज की इस विस्तृत चर्चा ने एक बहुत ही आम सी लगने वाली आदत के पीछे के पूरे विज्ञान को खोलकर रख दिया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमने देखा कि कैसे भीड़ भरी दुकान का वो छोटा सा सॉरी असल में बचपन के किसी कोने में बैठे उस बलि के बकरे की आवाज हो सकता है, जो बस सुरक्षित रहना चाहता है। बिल्कुल। और हमने उस भावनात्मक कवच के पीछे के डर को भी समझा। लेकिन जाते जाते इस पूरी चर्चा को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लगातार माफी मांगने से इंसान का अपना वजूद कमजोर होता है। हाँ। लेकिन जरा दूसरे नजरिए से सोचने वाली बात है। जब हम लगातार दूसरों की भावनाओं को मैनेज करने के लिए बात बात पर सॉरी बोलते हैं, तो क्या हम असल में उन्हें वो बनने का मौका ही नहीं दे रहे जो वे सच में हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब अगर हम उन्हें कभी नाराज होने या असहमत होने का मौका ही नहीं देते, तो क्या हमारी ये अत्यधिक विनम्रता अनजाने में सामने वाले की वास्तविकता को भी दबा रही है? क्या रिश्ते तभी सच्चे हो सकते हैं जब दोनों पक्ष बिना किसी कवच के एक दूसरे के सामने खड़े हों? यह सच में सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।